हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसमें हम जानेंगे कि कोयला कैसे बना है, कैसे उसे खोदकर निकाला गया है, पेट्रोलियम कैसे बना है और कैसे उसे रिफाइन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। कोयला और पेट्रोलियम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सभी ऐसे तेल हैं जिनका उपयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं। ईंधन मतलब जिसको जलाकर हम उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं और इसके जरिए हम कोई और कार्य करते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। यानी कि कुछ चीजें हमने बनाई हैं और कुछ चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं। कुछ चीजें मानव निर्मित है और कुछ प्राकृतिक है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमने बनाई है, हालांकि इनको बनाने में भी हमें प्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकृति से ये चीजें हमें डायरेक्टली नहीं मिली हैं। तो वो सब चीजें मानव निर्मित में इंक्लूड हो जाएंगी। ये प्राकृतिक जो है वो जो कि हमें प्रकृति से सीधे मिली है वो सब प्राकृतिक में इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल ये इत्यादि, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो हाँ, वायु, जल, मृदा, खनिज प्राकृतिक है। कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला ये सब प्राकृतिक है, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए पेट्रोल जिसकी धीरे धीरे कमी हो रही है और इसके इसके जो रेट है वो भी इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी वजह से जरूरतें बढ़ रही हैं। और जो पेट्रोल है इसको हम नहीं बना सकते, ये प्राकृतिक है और इसको बनने में काफी वर्षों का समय लगता है। ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, जैसे वायु, मृदा, खनिज इत्यादि। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं वे प्राकृतिक संसाधन है। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका हम लगातार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वायु, मृदा, जल। और जल भी अगर इसे हम प्रदूषित न करें तो, अगर ये जल प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे कोई काम नहीं आएगा। बहुत सारे संसाधन ऐसे भी होते हैं जो निरंतर उपयोग की वजह से खत्म हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोयला इत्यादि। तो ये वे संसाधन है जो समय के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? तो नहीं, हम जल को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जल को हम प्रदूषित कर सकते हैं और प्रदूषित जल का हम उपयोग नहीं कर सकते। हमारे द्वारा उपयोग में लिया जल नालियों में बह जाता है और नालियों से ये जो जल है समुद्र में चला जाता है। समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर बादल बन जाते हैं और वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जल एक असीमित संसाधन है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अर्थात ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये समाप्त हो सकते हैं। इनमें है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। एक्टिविटी 3.2, यह कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है जिसको हमें कक्षा में करना है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भरिए। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए। अब इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं।
जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तु का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा करने को कहिए और पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखने को कहिए। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो इसे तीसरी पीढ़ी को उपभोग करने के लिए कहिए। तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं, यह भी देखिए कि पात्रों में अब कुछ भी शेष बच गया है या नहीं। तो जैसे-जैसे हम अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोक्ता बढ़ेंगे। तो जो मूँगफली या पॉपकॉर्न हमने लिए हैं, वे पहली पीढ़ी में कम उपयोग में आएँगे, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में वे ज़्यादा उपयोग में आएँगे, तीसरी पीढ़ी तक आते-आते अगर बचे तो ज़्यादा प्रयोग में आएँगे, अगर नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का लगातार इसी गति से उपभोग करते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचा पाएँगे। अतः जो भी संसाधन सीमित मात्रा में है, उनका उपयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए। सीमित मात्रा में संसाधन है, वो समय के साथ-साथ खत्म हो जाएँगे, इसीलिए उनको हमें संरक्षित रखने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसा ईंधन जो हमें मृत पेड़-पौधों, जीव-जंतु के अवशेषों से प्राप्त हुआ है, वो जीवाश्म ईंधन कहलाएँगे। जीवाश्म ईंधन में सबसे पहले है कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। पहले जो रेल चलती थी उनके इंजन में को चलाने के लिए कोयले का यूज किया जाता था जिससे कि भाप बनती थी। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं वो कोयले को जलाकर टरबाइन को घुमाकर पैदा की जाती है। कोयले का उद्योगों में भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। 300 वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये वन मृदा के नीचे जम गए। मिट्टी की अधिक से अधिक परतें जमने के कारण ये उसके नीचे दबते चले गए। जैसे-जैसे ये गहरे होते गए, इनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर ये जो मृत पेड़-पौधे थे, ये धीरे-धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले का मुख्य रूप कार्बन है और जो मृत पेड़-पौधे हैं, इनकी जो स्लो प्रोसेस है, उसके द्वारा कोयले का निर्माण की जो प्रोसेस है, उसको कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मृत जो पेड़-पौधे होते हैं, उनके अवशेषों से बना है। यहाँ पर ये कोयले की खान दिखाई हुई है कि इसमें से कैसे कोयला निकाला जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयले के अंदर मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। इसीलिए जब इसे जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। यहाँ पर कोयले के 3 उत्पाद बताए गए हैं जिसमें है कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो कोक क्या है? कोक एक कठोर सनंद्र काले रंग का पदार्थ होता है और ये कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप होता है। धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है और स्टील के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार
तो कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीट को भगाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है कि काले रंग का अप्रिय गंध वाला द्रव होता है, 200 पदार्थों का मिक्सचर है। नेफ्थलीन की गोलियां, विस्फोटक सामग्री, फोटोग्राफिक सामग्री, पेंट, प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। और जो कीट भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां यूज की जाती हैं वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले सड़क बनाने के लिए कोलतार का यूज किया जाता था और आजकल एक नया पेट्रोलियम उत्पाद है बिटुमिन, उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोयला गैस। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो कोयला गैस भी कोयले से प्राप्त एक उत्पाद है। जब कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एक खतरनाक गैस रिलीज होती है जिसे कोयला गैस कहते हैं। कोयला गैस का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था और आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। कि स्टार्टिंग में तो कोयला गैस का यूज सड़कों पे रोशनी करने के लिए किया गया था और आजकल इसका यूज ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है, अर्थात ईंधन के रूप में आजकल इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। तो पेट्रोल को मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में यूज किया जाता है और जो डीजल है उसका यूज भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने में किया जाता है। ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम से हुई है, जहाँ पर पेट्रा का अर्थ है चट्टान और ओलियम का अर्थ है तेल, अर्थात पेट्रोल तेल ये द्रव्य है जो चट्टानों की सतह के बीच में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो पेट्रोलियम की भी कहानी बिल्कुल कोयले के जैसी ही है। समुद्री जीवों की मृत्यु के बाद वे समुद्र के पैंदे में आ जाते हैं। इन पर मृदा की परतों का जमाव हो जाता है। उच्च ताप और उच्च दाब द्वारा पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी निर्माण होता है। चित्र 3.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए, तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चट्टानों के बीच आपको पानी देखने को मिल रहा है। चट्टानें हैं और इनके बीच में ये जल है। पानी के ऊपर तेल है और तेल के ऊपर गैस है। जब हम जल, तेल और गैस की तुलना करते हैं तो जल सबसे भारी होने की वजह से सबसे नीचे है, क्योंकि जल का घनत्व तेल और गैस से अधिक होता है। तेल का घनत्व जल से कम होने की वजह से ये तेल से ऊपर है और गैस का घनत्व इन दोनों से कम होने की वजह से गैस सबसे ऊपरी परत पर है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए भूमि में ड्रिलिंग की जाती है और तेल के कुएं बनाए जाते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, कि पेट्रोलियम को कैसे पृथक किया जाता है, उसके संघटकों। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है।
यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। कि पेट्रोल एक गहरे रंग का तेल या द्रव्य है जिसकी गंध अप्रिय होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के संगठकों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यहाँ पे हमें पेट्रोलियम परिष्करणी का चित्र दिखाया हुआ है कि कैसे पेट्रोलियम के जो संगठक हैं वो उससे इस परिष्करणी के द्वारा अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के संगठक और उनका उपयोग। तो सबसे पहले है एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का यूज घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल। तो पेट्रोल का यूज मोटर, ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो जो कपड़ों की हम ड्राई क्लीन करवाते हैं तो उस ड्राई क्लीनर में कपड़ों को पेट्रोल से धोया जाता है, ना कि पानी से। फिर है मिट्टी का तेल। तो स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल यूज किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। स्नेहक तेल को स्नेहन के रूप में यूज किया जाता है। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का यूज होता है। बिटुमिन पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी में क्या होता है कि जो ज्यादातर अवशेष हैं वो इसके नीचे रह जाते हैं, इसीलिए ये कम प्रदूषणकारी गैस है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। प्रयोगशाला में अगर हम पेट्रोल बना पाते तो हमें पेट्रोल के बारे में इतना सोचना ही नहीं पड़ता। हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं कि वी हैव टू कंट्रोल द यूज ऑफ पेट्रोलियम एंड कोयला। तो वो क्यों? क्योंकि ये बहुत धीमा प्रोसेस है, लाखों वर्ष इनको बनाने में लग जाते हैं, इसीलिए इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज इत्यादि समाप्त होने वाले संसाधन। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है क्योंकि मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है, इसीलिए ये एक धीमी प्रोसेस भी है और इनके जो ज्ञात भंडार है वो कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है कि जब ये ईंधन पेट्रोल और कोयला जलाया जाता है तो इनसे बहुत सारा धुआं निकलता है जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी ये रिलेटेड है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा, ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल या डीजल बचाएं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। ज्यादा तेज भी नहीं चलाएं क्योंकि इससे बहुत सारा जो ईंधन है वो बर्बाद होता है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। कि जहां आपको 30 सेकंड से ज्यादा वेट करना पड़े वहां पे गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों का दाब सही रखिए। टायर में एयर प्रेशर कम होगा तो उसकी वजह से इंजन पर लोड पड़ेगा और इंजन तेल की खपत ज्यादा करेगा। फिर है, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, सर्विस है वो टाइम टू टाइम करवानी चाहिए।
प्रमुख शब्द सबसे पहले है कोयला। तो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है जो मृत पेड़ पौधों के मिट्टी में दबने की वजह से बना है। कोयला गैस, कोयले से प्राप्त उत्पाद, जब कोयले को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस समय ये गैस निकलती है। कोलतार, तो कोलतार कोयले का एक रूप है, पेंट पॉलीथीन बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है कोक, तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जीवाश्म ईंधन जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। फिर है प्राकृतिक गैस, जो गैस हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस है। फिर है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम काला कच्चा तेल होता है जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। या फिर जो पेट्रोलियम है एक तेल या द्रव्य है जो चट्टानों की सतह के बीच में पाया जाता है। पेट्रोलियम पुष्करणी, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले विभिन्न संघटकों को एक पुष्करणी द्वारा अलग किया जाता है जिसे पेट्रोलियम पुष्करणी कहा जाता है। फिर है आपने क्या सीखा? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व बने थे। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। कोक, कोलतार, कोयला, गैस कोयले के उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के प्रसंस्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, अतः हमें इनका तभी यूज करना चाहिए जब हमें इनकी बहुत जरूरत हो। अब है अभ्यास, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो सीएनजी का यूज वाहनों में होता है और एलपीजी जो है उसका रसोई में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ये अन्य ईंधनों से कम प्रदूषणकारी हैं, अन्य ईंधनों से अधिक ऊर्जा देते हैं। इनकी आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से की जा सकती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क बनाने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो बिटुमेन, पहले कोलतार का यूज किया जाता था और आजकल पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, सबसे पहले कोयला कैसे बनता है और दूसरा कि ये प्रक्रम कोयला बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोयला प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए थे उनकी में उच्च दाब के कारण जो ये मृत पौधे हैं वो कोयले में परिवर्तित हो गए, तो इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ। और कोयले के निर्माण की जो प्रोसेस है वो कार्बनीकरण कहलाती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो तथा जीवाश्म ईंधन है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि फॉसिल्स फ्यूल कौन कौन से हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है उसको शोधन या प्रसंस्करण कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हमने पढ़े थे जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, पैराफिन, वैक्स। इनको पेट्रोलियम से अलग करने की जो प्रोसेस है वो शोधन या प्रसंस्करण द्वारा होती है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो सबसे पहले है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जीवाश्म ईंधन को बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है, तो ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, तो ये कथन असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, तो ये भी असत्य है क्योंकि सीएनजी जो है वो कम प्रदूषक ईंधन है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो हाँ कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, इसमें लगभग 200 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन ही है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि इनको बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है और ये एक धीमी प्रोसेस है, तो इसीलिए ये समाप्त होने वाले संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव, वन इत्यादि। 7th क्वेश्चन है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के अभिलक्षण है कि कोक एक कठोर संरंध्र काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम एक नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। यह लाखों सालों में समुद्र में दबे रहने के बाद
उच्च दबाव और तापमान के कारण बनता है। यह प्रेशर और टेम्परेचर पेट्रोलियम के निर्माण में मदद करता है। फिर धीरे-धीरे ये जो पेट्रोलियम है ये चट्टानों के बीच जमा हो जाता है, जहाँ से इसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर कोयला तथा पेट्रोलियम कंप्लीट हो गया है और हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।